आज हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास किसी रिलेशन या टेबल के अंदर एक कैंडिडेट की गिवन है तो उस कैंडिडेट की हेल्प से हम कितने नंबर ऑफ सुपर की फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि सुपर की क्या होती है और कैंडिडेट की क्या होती है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ये हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है, इसके 3 एट्रीब्यूट हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम और एज। तो किसी टेबल के अंदर सुपर की क्या होती है? सुपर की उन एट्रीब्यूट्स का सेट होता है जो टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है बात। तो सुपर की एक प्रॉपर्टी है यूनिकनेस। ठीक है बात। तो सुपर की क्या हुई? उन एट्रीब्यूट्स का सेट जो टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है बात। और इसकी प्रॉपर्टी हुई यूनिकनेस। तो हम यहाँ पर तीनों एट्रीब्यूट का सेट बना लेते हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम और एज, और चेक करते हैं क्या ये तीनों एट्रीब्यूट रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे या नहीं। देख लेते हैं। पहले 2 रिकॉर्ड के लिए बात करें, आईडी अलग है, नेम अलग है, एज सेम है। लेकिन आईडी और नेम की हेल्प से हमें पता लग गया कि ये पहले दो रिकॉर्ड अलग अलग हैं। पहले और तीसरे की बात करें, आईडी अलग है, नेम अलग है, लेकिन एज सेम है। और यहाँ पर भी हमें आईडी और नेम की हेल्प से पता लग गया कि ये पहला और तीसरा रिकॉर्ड भी अलग अलग है। अब दूसरे और तीसरे की बात करते हैं, आईडी अलग है, नेम सेम है, नेम सेम है और एज भी सेम है। तो आईडी की हेल्प से हमें पता लग गया कि ये तीनों रिकॉर्ड अलग अलग हैं। तो इन तीनों एट्रीब्यूट का जब हमने एक सेट बनाया था, इन्होंने हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया। ठीक है बात। तो इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है? यूनिकनेस की। तो वो प्रॉपर्टी किसकी थी? सुपर की। तो ये हमारे पास क्या कहलाया? सुपर की। अगर मैं इस सेट ऑफ एट्रीब्यूट में से एसआईडी को हटा देता हूं, तब हम चेक करते हैं क्या ये इन रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा? नहीं। तो मैंने आईडी को हटाया, यहाँ पर नेम और एज का एक सेट बनाया। तो नेम को चेक करेंगे, अलग अलग है पहले 2 रिकॉर्ड के लिए, एज सेम है। तो पहले 2 रिकॉर्ड में नेम की हेल्प से मुझे पता लग गया कि ये 2 रिकॉर्ड अलग अलग हैं। अब मैं पहले और तीसरे की बात करता हूँ, यहाँ पर भी नेम अलग अलग है, एज अलग है। तो नेम की हेल्प से पता लग गया ये पहला और तीसरा रिकॉर्ड भी अलग अलग है। लेकिन जब मैं दूसरे और तीसरे पे आता हूँ, नेम भी सेम है और एज भी सेम है। तो यहाँ पर नेम और एज का जो हमने सेट बनाया था वो दूसरे और तीसरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि ये दूसरे रिकॉर्ड का, दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड है या तीसरे स्टूडेंट का। तो नेम और एज मेरे पास यहाँ पर सुपर की नहीं हो सकते। ठीक है बात। अगर मैं इस सेट में से एज को हटा देता हूँ, ये 2 एट्रीब्यूट बचते हैं मेरे पास सेट के अंदर। तो मैं चेक करता हूँ क्या ये 2 एट्रीब्यूट का सेट सुपर की यूनिकनेस प्रॉपर्टी को मेंटेन कर पाता है या नहीं। तो हम चेक करते हैं, यहाँ पर सेम आईडी अलग, नेम अलग, दोनों अलग रिकॉर्ड हैं। पहले और तीसरे में आईडी अलग, नेम अलग। ठीक है बात। तो इसके हिसाब से भी पहला और तीसरा अलग हैं। दूसरे और तीसरे में आईडी अलग, नेम सेम। लेकिन आईडी की हेल्प से पता लग गया ये 2 रिकॉर्ड अलग अलग हैं। तो हमारे पास आईडी और नेम ने भी हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया है। तो इसके अंदर भी यूनिकनेस की प्रॉपर्टी है। तो ये भी मेरे पास क्या कहलाया? सुपर की। ठीक है बात। अब अगर मैं इसमें से नेम को भी हटा देता हूँ, चेक करता हूँ क्या आईडी सिंपल मेरे पास रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा या नहीं। तो ये हम देखते हैं हर एक रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर आईडी अलग अलग है। तो इसका मतलब अगर हर एक रिकॉर्ड के लिए आईडी अलग है तो उसके अंदर यूनिकनेस की प्रॉपर्टी है, वो हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर भी यूनिकनेस की प्रॉपर्टी है। तो ये भी मेरे पास क्या कहलाया? सुपर की। लेकिन अब ये एक सिंगल एट्रीब्यूट बचा है। ठीक है, इसको तो हम डिलीट कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई एट्रीब्यूट तो चाहिए जो टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा या टेबल के अंदर से रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है बात। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सिंगल एट्रीब्यूट है। तो जब हमारे पास सुपर की के सेट में से हम फर्दर एट्रीब्यूट्स को अलग नहीं कर पाएँ कि उस सुपर की यूनिकनेस प्रॉपर्टी मेंटेन रहे। ठीक है बात। तो एक ऐसा सेट ऑफ एट्रीब्यूट जहाँ तक सुपर की यूनिकनेस प्रॉपर्टी मेंटेन रहती है, ठीक है, और उसके बाद अगर एक भी एट्रीब्यूट हटाया, यूनिकनेस की प्रॉपर्टी वायलेट हुई। ठीक है, तो
तो वो सेट हमारे पास क्या कहलाता है, मिनिमल सुपर की। ठीक है बात, कि वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट जहां पर यूनिकनेस की प्रॉपर्टी भी है, ठीक है बात, और अगर उसमें से एक भी एट्रीब्यूट हटा दिया, यूनिकनेस की प्रॉपर्टी हट जाएगी, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मिनिमल सुपर की। यहाँ पर पे तो एक सिंगल ही एट्रीब्यूट है, ठीक है बात, लेकिन हमारे पास मिनिमल सुपर की में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। तो सुपर की तो वो थी कि जो टेबल के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, लेकिन मिनिमल सुपर की वो है जहाँ से एक भी एट्रीब्यूट हटा तो यूनिकनेस की प्रॉपर्टी वॉयलेट हो जाएगी, वो है मिनिमल सुपर की। और मिनिमल सुपर की ऑफ द टेबल ही हमारे पास कहलाती है कैंडिडेट की। ठीक है बात, तो जो हमारे पास मिनिमल सुपर की होती है वही कहलाती है कैंडिडेट की ऑफ द टेबल। तो हमने यहाँ पर समझ लिया कि मिनिमल सुपर की क्या होती है और कैंडिडेट की क्या होती है। अब हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास एक कैंडिडेट की गिवन है, उसमें से हम कितनी नंबर ऑफ सुपर की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मेरे पास एक रिलेशन है R, उसके अंदर 3 एट्रीब्यूट हैं A1, A2 और A3। बड़े ध्यान से समझना कि अगर हम मान लेते हैं A1 इस रिलेशन की कैंडिडेट की है, ठीक है बात, तो A1 क्या हुआ हमारे पास, कैंडिडेट की। तो अब इस कैंडिडेट की हेल्प से हम कितने नंबर ऑफ सुपर की बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एट्रीब्यूट हैं A1, A2 और A3। अब A1 तो हमारे पास कैंडिडेट की है, इसके बिना तो हमारी सुपर की पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो मिनिमल है। ठीक है बात, मिनिमल सुपर की है, क्योंकि ये मिनिमल सुपर की तो हमें सुपर की में चाहिए ही चाहिए होती है। तो बाकी बचे A2 और A3। अब इनके कॉम्बिनेशन की हेल्प से ही हम बाकी की सुपर की फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर A1 के साथ A2 आ सकता है, A1 के साथ A3 आ सकता है, या फिर A1 के साथ A2 और A3 दोनों भी आ सकते हैं। ठीक है बात, तो हमारे पास इस A1 की हेल्प से हमने कितने कॉम्बिनेशन बनाए, 3। तो ये हमारे पास 3 सुपर की बन गई। ठीक है बात, तो ये हमारे पास कैंडिडेट की थी, तो कैंडिडेट की भी हमारे पास मिनिमल सुपर की होती है। ठीक है बात, तो अगर मेरे पास एक रिलेशन था, उसमें 3 एट्रीब्यूट थे और उसमें एक एट्रीब्यूट था कैंडिडेट की, ठीक है बात, और बाकी 2 थे नॉन कैंडिडेट की, तो एक कैंडिडेट की है वो भी सुपर की है, और उस कैंडिडेट की हेल्प से हमने 3 और सुपर की फाइंड आउट कर पाए। तो हमारे पास यहाँ पर कितने टोटल सुपर की हुई हैं, 4 सुपर की। ठीक है, ये तो मेथड था हमारे पास कि एक कैंडिडेट की गिवन है, वहाँ से सुपर की कितनी बन सकती है, लेकिन ये मेथड हमारे पास जनरलाइज मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो 3 ही एट्रीब्यूट थे, तो हमने आसानी से चेक कर लिया कि इतनी सुपर की पॉसिबल हैं। लेकिन अगर हमारे पास 100 एट्रीब्यूट हों, 1000 एट्रीब्यूट हों और एक कैंडिडेट की गिवन हो, क्या हम उस सारों के कॉम्बिनेशन बनाने बैठेंगे? नहीं। तो उसके लिए हम चेक करते हैं एक दूसरा तरीका। यहाँ पर A1 एक कैंडिडेट की थी, ठीक है बात। अब यहाँ पर दूसरा नॉन की एट्रीब्यूट है A2 और A3, ठीक है बात। अब जब हम सुपर की बनाएंगे, A1 तो उसमें होगा ही होगा, बाकी A2 प्रेजेंट भी हो सकता है और प्रेजेंट नहीं भी हो सकता। A3 हमारे पास प्रेजेंट हो भी सकता है और प्रेजेंट नहीं भी हो सकता, ठीक है बात। तो A2 के लिए हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बने यहाँ पर, 2, कि A2 A1 के साथ हो भी सकता है और नहीं भी। इसी तरह A3 भी हमारे पास हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है बात। तो A1 तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा ही होगा, A2 प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी, A3 भी प्रेजेंट हो सकता है और नहीं भी। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पास कितने बने हैं, 4, ठीक है बात। तो
इस जर्नलाइज मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल 4 सुपर की पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है बात, ये तो 3 एट्रीब्यूट की थी, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि जैसे हमारे पास ये n एट्रीब्यूट हैं और एक एट्रीब्यूट गिवन है कैंडिडेट की गिवन है A1 और बाकी एट्रीब्यूट कितने बचे A2 से लेके AN। ठीक है बात, तो ये टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कितने हैं n-1। क्यों? क्योंकि इन n एट्रीब्यूट में से एक तो है कैंडिडेट की, बाकी नॉन कैंडिडेट की है। इन्हीं की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास कितनी सुपर की पॉसिबल हैं। इनमें A1 तो इनके साथ आएगा। ठीक है बात, तो सुपर की कितनी पॉसिबल हो सकती हैं? A2 प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी, A3 भी प्रेजेंट हो सकता है और नहीं भी, और AN भी प्रेजेंट हो सकता है और नहीं भी। तो हमारे पास तो A2 के लिए कितने कॉम्बिनेशन 2, A3 के लिए 2 मल्टीप्लाई A4 के लिए 2 अप टू कहाँ तक AN। ठीक है बात, तो ये भी 2। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कहाँ तक गई है AN तक, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन कितनी है n-1। क्यों? क्योंकि n एट्रीब्यूट में से एक A1 तो कैंडिडेट किया गया, तो ये कितने एट्रीब्यूट बचे n-1। तो यहाँ पर 2 की कितनी बार मल्टीप्लाई होगी n-1 टाइम। तो हमारे पास जब हमने पिछले के केस में देखा था हमारे पास 2 गुना 2 था, मतलब हमारे पास टोटल एट्रीब्यूट थे A1 A2 और A3। A1 तो कैंडिडेट की हो गया था, बाकी बचे थे 2, तो मतलब 2 गुना 2 मतलब, तो यहाँ पर था 3 एट्रीब्यूट, तो 3 माइनस 1, इसी की हेल्प से आया था ये 2 की पावर 2। ठीक है बात, तो यहाँ से हमें पता लगा तो टोटल सुपर की कितनी पॉसिबल हैं 2 की पावर n-1। तो ये अब हमारे पास जनरल फार्मूला है। अगर हमारे पास एक सिंगल कैंडिडेट की गिवन है, ये एग्जाम्पल हमें बताता है अगर हमारे पास एक सिंगल की एट्रीब्यूट पॉसिबल है कि हमारे पास कैंडिडेट की में एक सिंगल एट्रीब्यूट अगर है, तो ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास कैंडिडेट की में एक सिंगल एट्रीब्यूट है तो उसकी हेल्प से जो टोटल नंबर ऑफ सुपर की बनेगी वो बनेगी 2 की पावर n-1। ठीक है बात, तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं इस फार्मूले में पुट करके कि n यहाँ पर था 3। ठीक है बात, तो जब हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 की पावर 2 मतलब 4। तो ये हमारे पास जर्नलाइज फार्मूला हो गया कि अगर हमारे पास कैंडिडेट की में सिंगल एट्रीब्यूट है, क्या है सिंगल एट्रीब्यूट कैंडिडेट की में, और बाकी हमारे पास टोटल n एट्रीब्यूट हैं, तो टोटल हमारे पास सुपर की कितनी होगी 2 की पावर n-1। ठीक है, ये तो एक सिंपल एग्जांपल था कि अगर कैंडिडेट की में एक सिंगल एट्रीब्यूट है और टोटल n एट्रीब्यूट हैं तो सुपर की होंगी 2 की पावर n-1। इससे आगे के एग्जाम्पल में भी हम देखेंगे कि कैसे अगर हमारे पास एक कैंडिडेट की में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हैं तब हमारे पास किस तरह से कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो गाइज़, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो लेक्चर समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।